आज हम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक की समानताएं, विभिन्नताएं और उनका स्वर, किस तरह से उनके स्वर और हमारे स्वर समान होते हैं और डिफरेंट होते हैं, आज हम इसका पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि संगीत की परिभाषा ऋषि मुनियों ने बोली है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत उच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, जब तीनों का समावेश होता है उसी को संगीत कहते हैं। यह संगीत भारतवर्ष में प्राचीन काल से अनवरत रूप से चलता आया है। भरत मुनि ने संगीत के अंदर बहुत बड़ा ग्रंथ नाट्यशास्त्र लिखा है, जिसके 28वें पेज में संगीत की परिभाषा संगीत के बारे में उन्होंने अपनी नाटक के संबंध में संगीत के बारे में उन्होंने लिखा है। हम देखते हैं भरत के बाद मतंग, शारंगदेव आदि महान ग्रंथकार और संगीतकारों ने संगीत के ऊपर ग्रंथ लिखे और भारत में संगीत की एक अक्षुण्ण धारा चलती नज़र आई। परंतु यह धारा मध्यकाल में दो भागों में विभाजित हो गई, जिसको एक उत्तर भारतीय संगीत करते हैं और एक दूसरा दक्षिण भारतीय संगीत। पहले ये दोनों धाराएं एक ही थीं और इनका सब 13वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है शारंगदेव का संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में तक दोनों प्रणालियाँ दो विभक्त नहीं थी, विभाजन नहीं था, एक ही प्रणाली भारतवर्ष में मौजूद थी। पर शनै शनै हम देखते हैं कि दो पद्धतियाँ प्रचलित हुई, जिसे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति कहते हैं। इसका मुख्य कारण ऐसा रहा है कि हमारे यहाँ बहुत आक्रमण हुए उत्तर भारत में, और उससे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत कला में उनका प्रभाव दिखाई देने लगा और उनके प्रभाव से नई नई कलाएं हमारे विकसित हुई, जैसे कथक के अंदर कव्वाली, शायरी, नज़ाकत, बहुत सारी रागें, उसकी सांगीतिक, उसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि खोती गई और संगीत मनोरंजन का साधन बनता गया और दो विभागों में विभक्त हो गया, उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत। दक्षिण भारतीय संगीत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्य आते हैं, और इसके अलावा साउथ के अलावा शेष भारत में एक पद्धति मौजूद है, जिसको उत्तर भारतीय संगीत पद्धति अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं, या और जो साउथ इंडिया में, जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, उसे दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति कहते हैं। दोनों ही संगीत में काफ़ी विभिन्नताएं हैं और कुछ समानताएं भी हैं, क्योंकि दोनों की जड़ एक है। हम देखते हैं उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में जब हम उसके अंदर, तो ये स्वर प्रधान संगीत पद्धति है। हमारे यहाँ स्वरों का लगाव, स्वरों के ऊपर ज़्यादा मुख्य एम्फेसिस दिया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में ताल पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। ताल वहाँ मुख्य प्रधान होती है, यहाँ स्वर को प्रधान रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ उत्तर भारतीय संगीत, जब मैं हमारे यहाँ बोलती हूँ उसका अर्थ है क्योंकि हम लोग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी हैं, तो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में जो निबद्ध है, निबद्ध मतलब जो कंपोज म्यूज़िक है, जो मैं आपको गते बताती हूँ, विलंबित गत, द्रुत गत, इसके अलावा कोई भी कंपोजिशंस नहीं है। इसके अलावा हम राग के लगने वाले स्वरों के आधार पर अपनी कल्पना से, नियम के अनुसार बंधे हुए कल्पना से राग ताने बनाते हैं, आलाप करते हैं और खुला गाते हैं। यह हमारा, और दक्षिण भारतीय संगीत में निबद्ध सारा संगीत पूरा कंपोज रहता है। उत्तर भारतीय संगीत की एक विशेषता और है कि यह अति विलंबित और विलंबित लय में होता है,
जबकि दक्षिण भारतीय संगीत हमेशा मध्य लय के अंदर चलता है। हमारे यहाँ ठुमरी, भजन, दादरा, ख्याल आदि गाए जाते हैं। वहाँ पर तिल्लाना, कीर्तन, पल्लवी आदि भाग गाए जाते हैं। हमारे यहाँ अनिबद्ध, जब आलाप तान के बाद जब ताल शुरू होती है तो वह कभी भी टूटती नहीं है, वह पूरी समय चलती रहती है और उसी के आधार पर, सम के आधार पर हमारे संगीत में उसकी गणना होती है। जबकि दक्षिण भारतीय संगीत में मृदंगम का यूज़ होता है तबले की जगह, परंतु अगर ये बीच में रुक भी जाए तो भी संगीत गलत नहीं होता और उसके अंदर कोई बाधा नहीं होती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे संगीत, उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत में किस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। दक्षिण भारतीय संगीत और उत्तर भारतीय संगीत की जब हम समानता की बात करते हैं तो हम देखते हैं दोनों ही पद्धति में 12 स्वर माने गए। 12 स्वर उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में भी होते हैं और दक्षिण भारतीय संगीत में भी होते हैं। शुद्ध और विकृत मिलाकर 12 स्वर होते हैं। परंतु जब हम इनके नाम होते हैं, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में नामों के अंदर काफ़ी अंतर पाया जाता है। दोनों ही पद्धतियाँ थाट के द्वारा रागों की उत्पत्ति होती है, इस मत में विश्वास करती है। गणितानुसार दोनों ही पद्धतियों ने थाटों से रागों की उत्पत्ति को बताया है, पर उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में जहाँ 10 थाट होते हैं, भातखंडे जी द्वारा बताया, यहाँ पर गणितानुसार 72 थाटों द्वारा रागों की उत्पत्ति मानी गई है। बहुत से राग दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में कॉमन है, तो बहुत से रागों का नाम एक है पर ट्रीटमेंट अलग है, और बहुत से राग बिल्कुल विभिन्न तरह से हैं। और कुछ हम दक्षिण भारतीय राग भी गाते हैं, जैसे हंसध्वनि मुख्यतः दक्षिण भारत का राग है। हमारे यहाँ तबलों का वादन होता है और यहाँ पे मृदंगम बजाया जाता है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में। हमारे यहाँ उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में ताल अक्षुण्ण रूप से चलती है, जबकि दक्षिण भारतीय संगीत में रुक रुक कर भी अगर ताल रुक भी जाए तो भी उतना अंतर नहीं हो पाता। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति का पृष्ठभूमि मुख्यतः आध्यात्मिक होती है और हमारे यहाँ श्रृंगारिक रचनाएं भी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। हमारे यहाँ हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी और ब्रिज आदि की भाषाओं के अंदर गीतों की रचना है, जबकि दक्षिण भारतीय में तमिल, मलयालम आदि भाषाएं जो उनकी हैं, इसकी भाषाओं के अंदर रचनाएं की गई हैं। हमारे यहाँ मुख्य स्तंभ है पंडित भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर। यहाँ पर 3 त्रिमूर्ति कहते हैं, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और त्यागराज की मुख्यतः रचनाएं पाई जाती हैं। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में और हमारे संगीत पद्धति में दोनों में ही ताल का प्रयोग है, परंतु दोनों की तालों के नाम भिन्न भिन्न हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की तालें होती हैं। जब हम दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के स्वर देखते हैं और उत्तर भारतीय, तो दोनों 12 होते हैं। दोनों में षड्ज को सा कहते हैं। उत्तर भारत में सा के बाद कोमल ऋषभ आता है, उसको दक्षिण भारत में शुद्ध ऋषभ कहते हैं। कोमल ऋषभ के बाद उत्तर भारतीय संगीत में शुद्ध ऋषभ स्वर आता है, उसको दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में पंचश्रुति रे अथवा शुद्ध ग कहते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ शुद्ध कोमल गंधार लगता है, जब को हमारा कोमल गंधार कहते हैं, तो दक्षिण भारतीय पद्धति में इसको षट्श्रुति रे, षट्श्रुति 2 तरह के नाम होते हैं, षट्श्रुति रे अथवा साधारण गंधार कहते हैं। शुद्ध मध्यम
जब शुद्ध गंधार की बात करते हैं उत्तर भारतीय संगीत, तो इसको ये अंतर्गा कहते हैं दक्षिण भारतीय पद्धति में। मध्यम, शुद्ध मध्यम उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में भी लगता है और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में भी लगता है। हमारे यहाँ तीव्र मध्यम होता है, उसके बाद इस तीव्र मध्यम को ये लोग प्रतिमा कहते हैं। पंचम उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में भी लगता है और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में भी इसे पंचम कहते हैं। पंचम के बाद उत्तर भारतीय संगीत में कोमल दैवत आता है, इसको दक्षिण भारतीय संगीत में शुद्ध दैवत कहते हैं। जब उत्तर भारतीय संगीत में शुद्ध दैवत आता है तो यहाँ पंचश्रुति धा अथवा शुद्ध निषाद कहते हैं। हमारे यहाँ जब शुद्ध धा आता है तो इसको षट्श्रुति धा अथवा कौशिक नी कहते हैं। जब हमारे यहाँ कोमल नी आता है तो ये लोग उसे षट्श्रुति धा अथवा कौशिक नी कहते हैं। हमारे यहाँ जब शुद्ध नी होता है तो उसको ये काकलिनी कहते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में स्वरों में काफ़ी एक ही 12 स्वर होते हैं, पर उनमें काफ़ी विभिन्नता है। इनके अंदर मुख्य पंचश्रुति, षट्श्रुति और उसके बाद अंतर्गंधार, उसी तरह से पंचश्रुति धा और शुद्धनी, षट्श्रुति धा और कौशिकनी और उसके बाद काकलिनी आता है। तो दोनों की कंपैरिजन मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, इसको आप देखिए। धन्यवाद।